Hello, dear bankers. I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you. जहाँ पर कंटेंट को इस तरीके से कवर करवाया जा रहा है कि आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो जाएं। तो अगर आप इस सीरीज़ के लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ते हैं, देन उनकी रिवीजन प्रैक्टिस करते हैं, आप आसानी से 50 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इन योर अपकमिंग JIB अटेम्प्ट। सो AFM लेक्चर नंबर 18 आज हमारा रहेगा, जहाँ से हम लोग मॉड्यूल बी स्टार्ट करने वाले हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम मॉड्यूल बी इज फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू दैट EduTab हैज लॉन्च दिस ई बुक। इस ई बुक में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। इस ई बुक को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये डॉक्यूमेंट आपके डिवाइस में आ जाएगी, ताकि आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्मूथ और फ्रूटफुल बना सकें और ये ई बुक आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अभी तक हम लोग मॉड्यूल ए में बहुत बार पढ़कर आ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रिपेयर की जा रही हैं दैट टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ, अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज किस तरीके से चल रही हैं, ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी यूजुअली प्रिपेयर फॉर अ कंपनी, जिसमें सबसे पहले आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट, जिसे आपने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी सुना। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस के जो इनकम्स हैं वो कैसी हैं, कौन से सेक्शन से बिजनेस के पास इनकम आ रही है, कहाँ कहाँ पर बिजनेस जो है वो अपनी इनकम को स्पेंड कर कर चल रहा है। देन देयर इज अ बैलेंस शीट जो आपको एसेट लायबिलिटी स्टेटस के बारे में बता रही है कि एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या बैलेंस रह रहा है at the end of the year. And then comes a cash flow statement, a different kind of statement जो आपको कैश फ्लोज के बारे में बता रही है। अलग से इसका एक चैप्टर आएगा और अलग से इसका एक लेक्चर भी आएगा जिसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि कैश के इनफ्लोज और कैश के आउटफ्लोज, यानी कैश बिजनेस में जब आ रहा है और जब कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं? तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले प्रोसेस में आता है जर्नल। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और जर्नल की हेल्प से क्या होते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जैसे ही लेजर अकाउंट्स बन जाते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाने के बाद उन्हें उनकी हेल्प से एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जिससे आप ये चेक करते हो कि एक बिजनेस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी किस तरीके की है। फिर अगर उसमें कुछ गलतियां होती हैं या फिर आपको कुछ ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं फॉर द ट्रांजेक्शन जिन्हें आपने जो इस साल की बनती थी आपने नहीं करी, है ना, या फिर आपने कुछ एडवांस पेमेंट रिसीट्स कर ली हैं, तो उनको लेकर आप एडजस्टमेंट्स क्रिएट करते हो। फिर एडजस्टमेंट क्रिएट करने के बाद आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस टुगेदर इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेपरेटली इसके 2 पार्ट हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट है और एक आपके पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एंड देन यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। दिस इज हाउ you prepare the final accounts, and these 3 are generally constituted under the final accounts along with जो अभी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात की। तो ये जो फाइनल अकाउंट्स हैं बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन और फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या है, जिसके बारे में अभी मैंने बात की। एडजस्टमेंट एंट्रीज देखिए, एज पर AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है कि अक्रूअल कंसेप्ट जो है वो हमारी एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। हमने पढ़ा था अबाउट द अक्रूअल कंसेप्ट इन द चैप्टर नंबर 2, है ना। तो अक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? अक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपकी इस ईयर की बनती है, आपको उसको रिकॉर्ड कर कर चलना है ना। आपने उस ट्रांजैक्शन के लिए कैश दिया या नहीं दिया, दैट इज नॉट अ मैटर। द मैटर इज कि इफ इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, दिस नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन दिस ईयर ओनली। ठीक है ना। तो इसी वजह से बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें करनी पड़ती हैं ताकि हम इस साल के एक्चुअल प्रॉफिट्स और लॉसेस को निकाल पाए। ठीक है ना। अब मान लो कोई एक्सपेंस है जो आपका इस साल करना बनता था बट आपने नहीं किया, आपने उधार पे वो ट्रांजेक्शन कर ली, सो दैट एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग फॉर यू बट यू हैव अवेल्ड सर्विसेज फॉर दिस एक्सपेंस। आप इससे सर्विसेज ऑलरेडी ले चुके हो, है ना। तो दैट इज वाई दिस एक्सपेंस शुड बी कंसिडर्ड इन दिस ईयर।
क्योंकि आप इससे सर्विसेज अवेल कर चुके हो। ये एक्सपेंस आपका इसी साल का था, ऑल्दो आपने उसकी पेमेंट बाद में करनी है, बट इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो एडजस्टमेंट एंट्री नीड्स टू बी पास्ड। ठीक है ना। तो किस किस तरीके की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? अगर मैं एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट की बात करूं तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने इनकर कर दिए बट पे नहीं किए, जैसे कि सैलरी। सैलरी हमेशा बाद में मिलती है। जैसे आपको जो मार्च की सैलरी है वो 1 अप्रैल 2 अप्रैल या ऐसे मिलती है, जो आपकी अप्रैल की सैलरी वो मई में मिलती है, मई की सैलरी जून में मिलती है, इस तरीके से, है ना। तो जो मार्च की सैलरी है वो आपको कब मिलेगी? अप्रैल में। सो वो क्या है? वो एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि है तो मार्च का, पर लिखेंगे कहाँ? अप्रैल में। तो मार्च और अप्रैल में लिखने की वजह से वो तो दो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चला जाएगा, अलग अलग ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चला जाएगा। सो दैट इज एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। इसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। फिर ऐसे ही कुछ एडवांस एक्सपेंसेस है। मान लो आपने रेंट पे कर दिया एडवांस में, मान लो आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया एडवांस में, आपने 1 अक्टूबर को इंश्योरेंस लिया और 1 साल के लिए दे दिया, तो 6 महीने का तो इंश्योरेंस इसी ईयर में आ गया, लेकिन 6 मंथ्स का आपने क्या कर दिया है? एडवांस खर्चा कर दिया है। तो उस एडवांस को लेकर भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कुछ भी अगर देना रह गया यानी आउटस्टैंडिंग था, उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कुछ आपने एक्स्ट्रा एडवांस में प्रीपेड कर दिया है, उसकी भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? इसी तरीके से इनकम्स की एडजस्टमेंट होती है। इनकम्स की एडजस्टमेंट में जैसे आपने कोई इनकम अक्रू हो गई बट अभी रिसीव नहीं हुई, मतलब कि आपको जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपका ड्यू था बट रिसीव नहीं हुआ, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स था आपके पास, वो ड्यू हो चुका है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ। आपकी इनकम तो बनती है, इसी साल की इनकम बनती है, तो वो इसी साल में लिखी जाएगी। इनकम रिसीव कर ली है लेकिन अभी अक्रू नहीं हुई है ना, तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मेच्योरिटी पे मिलेगा, वो भी आपकी एक एडजस्टमेंट है। कोई भी एडवांस इनकम अगर आपको रिसीव हो रही है तो वो आपके लिए क्या है? इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट कैसे करनी है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें करनी पड़ती है। ठीक है। तो आगे है कुछ स्टॉक और इन्वेंट्री से रिलेटेड एंट्री, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है तो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना है ग्रॉस प्रॉफिट का, जिसका फॉर्मूला रहेगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला रहता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस द क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलती है। अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को कुछ ही मिनट्स में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी बन जाएगी। यानी हम लोग लगभग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि जैसे मैं एक यूनिट बेच रही हूँ तो उसको बनाने में मेरा कितना खर्चा आया, एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट की सिर्फ उसके बनाने का खर्चा, यानी सिर्फ उसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को अगर मैं डील अप कर रही हूँ तो मुझे कितना लगभग बेनिफिट हो रहा है, कितना मुझे लगभग ग्रॉस लेवल पर बेनिफिट हो रहा है। ठीक है ना। नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट की बात करते हैं वो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट होता है, वहाँ पर हम सभी एक्सपेंसेस को डील कर चलते हैं, लेकिन यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट में ओनली एंड ओनली एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। एक सेकेंड, ओनली एंड ओनली जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को यहाँ पर डील किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसके साथ साथ हमें एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का भी हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इन्वेंट्री को वैल्यू करने के 3 तरीके हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। एंड यू नो कि हमारा जो AS2 है दैट डील्स विद इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो AS2 सिर्फ फीफो मेथड और लीफो मेथड, सॉरी, AS2 जो है वो हमारा फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड को जो है वो एक्सेप्ट करता है। US गैप इन तीनों मेथड को एक्सेप्ट करता है, तीनों मेथड को फॉलो करता है, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं या IFRS जो है वो सिर्फ फीफो मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड को ही अप्रूव करता है, सही मानता है, लीफो मेथड को सही नहीं मानता है। तो हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन इस मेथड के हिसाब से नहीं करते हैं, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस के लिए तो तीनों ही प्रैक्टिस कर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इसी तरीके का है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या दी हुई है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS आपको निकालना है। फॉर्मूला भी अभी हमने पढ़ा, क्या था फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है? ओपनिंग स्टॉक मेरा 20,000 है। परचेजेस कितनी हैं? परचेजेस 80,000 है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 30,000। तो कैलकुलेशन कर कर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बन गया है? मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया है 80,000। सेल्स मैंने 120 की हैं, तो निकाल लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला सेल्स माइनस COGS। सेल्स थी 120 की, COGS था 80,000 का, यानी कि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है? मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 40,000 रुपीज का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है एज पर द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको हम बोल देते हैं फीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यानी लीफो मेथड, और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यानी WAC मेथड। ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि कंप्यूटर्स का स्टॉक ओपनिंग लेवल पर कितना था? 20,000 आप 25,000 के कंप्यूटर्स आपने खरीदे, 20 कंप्यूटर्स, और जिसमें से 15 कंप्यूटर्स आपने बेच दिए। तो आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालनी है, यानी कि आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप एकदम जनरल माइंडसेट से भी चलेंगे, कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम हमारे फीफो मेथड को। ठीक है। फीफो मेथड क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो इन्वेंट्री पहले आई उसे पहले यूज करो, जो बाद में आई उसे बाद में यूज करो। तो अगर मेरे पास 30 कंप्यूटर थे, है ना, 10 + 20, मेरे पास कितने कंप्यूटर्स थे टोटल? 30। 30 में से मैंने 15 कंप्यूटर्स तो क्या कर दिए? सेल कर दिए, यानी कि मेरे पास स्टॉक कितना बचा? 15 कंप्यूटर्स का। ऐसा ही हुआ। अब हुआ क्या कि जो 15 कंप्यूटर सेल हुए, 10 तो पूरे यही वाले सेल हो गए, और इसमें से कितने सेल हुए? 5, है ना। तो यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक में 15 कंप्यूटर्स बचे हैं, वो कौन से बचे हैं? सारे इस 20 में से बचे हैं। यानी कि ये जो 15 कंप्यूटर्स हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो इनकी वैल्यू निकाली जाएगी 25,000 के हिसाब से, क्योंकि ये वाले 10 तो सारे के सारे ही सेल हो गए, इसमें से 15 बचे हैं, इन 20 में से 15 बचे हैं। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 3,75,000। फिर नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में आया उसे पहले यूज करो, जो पहले आया उसे बाद में यूज करो। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो है। ठीक है। अब ये इन्होंने 15 कंप्यूटर्स अगर सेल करे हैं, तो ये 15 के 15 कहाँ से आए? यहाँ से आए। ठीक है ना। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कैसे बचा? मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा यहाँ से 5, और ये वाले सारे के सारे 10, है ना। 15 तो बचे हैं, लेकिन कौन से बचे हैं? तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा यहाँ पे कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक मेरा यहाँ पे निकलेगा, 10 कंप्यूटर्स तो मेरे 20-20 हज़ार वाले बचे हैं, और 5 कंप्यूटर्स मेरे 15,000 वाले बचे हैं। तो ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 75,000, सॉरी 25 है, 125 हो जाएगा। यानी कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 3,25,000। ठीक है ना। तो आई होप ये आपको क्लैरिटी हो चुकी है कि कैसे फीफो मेथड से कैलकुलेशन करी, कैसे हमने लीफो मेथड से कैलकुलेशन करी। ठीक है। अब आ जाइए अगले मेथड पर, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, WAC। वेटेड एवरेज कहता है सबको इक्वल वेटेज दो, है ना, सबको उनके हिसाब से वेटेज दो। तो पहले मेरे को एवरेज कॉस्ट यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। एवरेज कॉस्ट जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी? 10 कंप्यूटर्स थे 20,000 के, फिर 20 कंप्यूटर्स थे 25,000, टोटल कितने कंप्यूटर्स थे? 30। तो मैं 1 कंप्यूटर की कॉस्ट निकाल रही हूँ एवरेज बेसिस पर। इस सबको कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया ऊपर 7 लाख बाय 30,
यानी कि मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 23,333.33। ठीक है, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे पास बचा है जी 15 कंप्यूटर्स। तो 15 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 23,333 को, तो मेरे पास आ गया 3,50,000। ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से अगर इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे तो अलग अलग तरीके से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आ जाएगा। मेथड्स आपको क्लियर होने चाहिए कैसे कैलकुलेशन होगी। ठीक है जी, थोड़ा सा न्यूमेरिकल से माइंड रिफ्रेश हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बात कर रही हूँ। पहले ट्रेडिंग अकाउंट इसी तरीके से बनाया जाता था, जिसमें मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो खर्चे हैं वो सारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस को यहाँ लिखा जाता है। यानी जो यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है वो मुझे बिजनेस की बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर कर मिल रहा है। दोज एक्टिविटीज़ कुड बी मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड, है ना। तो देखिए ट्रांजेक्शन्स भी कुछ ऐसे लिखी गई हैं, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस में से जो परचेज रिटर्न है उसे माइनस कर कर हमने यहाँ लिख दिया, फिर फ्रेट का खर्चा, कस्टम इंश्योरेंस का खर्चा, वेज किसको दे रहे हैं? लेबर को, वो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, गैस वाटर फ्यूल का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, प्रोडक्शन पे रॉयल्टी, कार्गो का खर्चा, शिपिंग एक्सपेंसेस, इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, ऑक्ट्रॉय, कमीशन ऑन परचेज यहाँ पर आई। अब कमीशन ऑन सेल कहाँ जाएगी? कमीशन ऑन सेल प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। ठीक है, सेल्स आ गई, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करी और क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लिख दिया। अब आप क्या करोगे? बैलेंसिंग करोगे। कैश बुक में सीखी थी हमने बैलेंसिंग। तो आपके पास यहाँ तो क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा या ग्रॉस लॉस बचेगा। ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा, ग्रॉस लॉस बचेगा तो वो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर मेंशन हो जाएगा। इस अकाउंट की भी डेबिट और क्रेडिट दो ही साइड्स हैं। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, गुड्स की परचेज से रिलेटेड हैं, या फिर उनको परचेज वाले पॉइंट से अपने पॉइंट तक, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट तक लाने का जो खर्चा है, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में रहेंगे अलग खर्चे। देखिए एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनाया जाता है कि हाफ पार्ट या ऊपर वाला पार्ट रहता है ट्रेडिंग का, आप यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका इस साइड ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, हमने अभी यहाँ पढ़ा था ना, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा था और ग्रॉस लॉस लिखा था। ग्रॉस लॉस आपका ट्रांसफर होकर यहाँ जाता है टू ग्रॉस लॉस, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, क्योंकि इसी से फर्दर कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पर आपके जो एक्सपेंसेस आएंगे वो आपके आएंगे सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऐसे जितने खर्चे हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस जो आपके डेप्रिसिएशन वगैरह सब आपके यहाँ पर लिखे जाएंगे। और इस साइड आपकी क्या आ जाती हैं? इनकम्स आ जाती हैं। ऑपरेटिंग इनकम हो या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, वो आपकी क्रेडिट साइड आ जाती है। लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी द नेट प्रॉफिट, और इधर बचा तो नेट लॉस। अब जो हम बार बार बात करते हैं कि प्रॉफिट निकल कर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, तो वो नेट प्रॉफिट की ही बात की जाती है। ठीक है ना, तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को खर्च करने के बाद, इनडायरेक्ट इनकम्स को डील करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हमारे लिए क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रहेगा। अब ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या आप कह लो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला पर्सन बिजनेस का ओनर है तो डायरेक्टली उसके कैपिटल में ही प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट उसी का है। पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाता है, लेकिन पार्टनरशिप में एक छोटा सा क्लॉज और भी है। और कंपनीज हैं तो कंपनीज में बैलेंस शीट में सीधा प्रॉफिट लिख दिया जाता है। ठीक है ना, पार्टनरशिप में जो क्लॉज है उसी के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ गया। क्या हुआ? मैंने अभी अभी आपको बोला कि अगर मेरा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी एक अकेला पर्सन ओनर है बिजनेस का, तो कैपिटल के अंदर सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि सारा प्रॉफिट इस अकेले ओनर का ही है। फिर सेकंड केस ये है कि अगर मेरा बिजनेस पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन बिजनेस को कर रहे हैं, तो अब मैं प्रॉफिट को सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उस प्रॉफिट को मुझे बहुत तरीक़ों से बांटना पड़ेगा। पार्टनरशिप में पार्टनर सैलरी लेते हैं, अपने काम को करने की कमीशन लेते हैं, जो उन्होंने कैपिटल दी हुई है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, जो उन्होंने ड्राइंग्स की हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देते हैं। तो ऐसे ऐसे खर्चे जो हैं वो पार्टनरशिप में होते हैं। अब ये प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि दीज आर नॉट द एक्सपेंसेस, दिस इज द
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ की जाती है? डिस्ट्रीब्यूशन हमारी की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। तो अगर मुझे पार्टनरशिप की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनानी है तो यहाँ आ जाता है डेबिट साइड टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि मैं उन्हें दे रही हूँ, और इस साइड क्रेडिट साइड आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है ना। और फिर प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो मेरा मान लो प्रॉफिट आया या लॉस आया, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया। अब जो यहाँ फॉर्मेट गिवन है, या ये आपकी बुक से उठाया गया फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट गिवन है दिस इज गिवन फॉर अ कंपनी। अब कंपनी भी तो प्रॉफिट लॉस बना रही है, कंपनी को भी प्रॉफिट एंड लॉस को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ देखिए ये प्रॉफिट आ गया आपका, बैलेंस जो भी है। फिर उसके बाद आपने कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया अमाउंट, अलग अलग रिजर्व्स में। इनकम टैक्स का प्रोविजन था, डिविडेंड डिक्लेयर किया, बिजनेस कंपनी है डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। कोई एक्सेस आपका प्रोविजन था इनकम टैक्स का, तो वो आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब ये बैलेंस जो है ये कहाँ पर चला गया? बैलेंस शीट में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये बैलेंस क्या हो जाता है, बैलेंस शीट में चला जाता है। बट एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ तभी बनेगा ओनली इन द केस ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स होंगे तो बांटोगे ना, अगर प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट आपका वर्टिकल है। वर्टिकल है का क्या मतलब है कि ऊपर आपके पास क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, एंड नीचे आपके पास क्या है? सारी एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी एक साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सारे इक्विटी बैलेंसेस यानी शेयर्स वगैरह सब आ जाएंगे। तो सबसे पहला हेड हमारे पास आता है शेयर होल्डर फंड का, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट आ गई। फिर ये सारी नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। फिर करंट लायबिलिटीज आ गई जो कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। ऐसे यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स और फिर करंट एसेट्स लिखी जाती है। तो इनको इसी ऑर्डर में लिखा जाता है क्योंकि लिक्विडिटी परमानेंस के ऑर्डर में एसेट्स और लायबिलिटीज को यहाँ पर अरेंज किया जाता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जो एसेट या जो लायबिलिटी जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है उतना नीचे उसे लिखा जाएगा, और जो जितना टाइम लगाएगी उतना ऊपर उसे लिखा जाएगा। और ये जो फॉर्मेट है ये आपका कंपनीज एक्ट 2013 या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दोनों ही इसको फॉलो कर कर चलते हैं, सेम फॉर्मेट को, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी रिवीजन शीट की, जिसको आप यूज कर सकते हो टू रिवाइज द टुडेज टॉपिक, और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अ ट्रेडर हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए अभी अभी हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला था? ओपनिंग स्टॉक, के पेपर में भी आया था आपकी बार, प्लस परचेजेस, इस टाइप का क्वेश्चन, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? 80,000 है। परचेजेस कितनी हो गई? 450। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 70। ये हो गया 550 माइनस 70, तो ये मेरे पास आ जाएगा 480, यानी जो मेरा ऑप्शन ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Question number 2. In the preparation of the trading account, which of the following item is correctly classified as appearing on the debit side? इनमें से डेबिट साइड ट्रांजेक्शन कौन सी लिखी जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड एट द एंड, ये आपकी जाती है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। ग्रॉस लॉस आपका जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। Carriage inwards incurred for bringing purchase goods to the business premises and the discount received from the supplier, जो आपको सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग की डेबिट में क्या आ गया? कैरिएज इनवर्ड्स। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैच करना है आपको, ये बताना है कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ पर लिखी जाएगी। ओपनिंग स्टॉक, कैरेज आउटवर्ड, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग की डेबिट साइड जाएगा, यानी ये सेकंड हो गया। कैरिएज आउटवर्ड, मैंने आपको बताया था कैरिएज इनवर्ड यानी कैरिज ऑन परचेज जो होता है वो आपका ट्रेडिंग में आता है, लेकिन कैरिएज आउटवर्ड या कैरिएज ऑन सेल्स आपका किससे रिलेटेड होता है, सेल्स से रिलेटेड, तो ये आपका कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर अब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की बात कर लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए क्या है, इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर मी, और प्रीपेड अगर मैंने कुछ भी किया है तो प्रीपेड मेरे लिए क्या है, एसेट है, एडवांस पेमेंट किया है, तो यानी कि अगर ये मेरे लिए लायबिलिटी है तो फोर्थ हो जाएगा, और अगर ये मेरे लिए एसेट है तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है तो फर्स्ट हो जाएगा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, आई थिंक ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ठीक आंसर बनेगा। तो इसी तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आप एडेड ऐप के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपके एग्जाम प्रिपरेशन और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए अपने ब्राउज़र में जाना है और आपको वहाँ पर सर्च करना है edutab.in। एडेड की वेबसाइट खुल जाएगी, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIB के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द मास्टर कोर्स फर्स्ट। कंप्लीट फुल पैकेज वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके पास, तो एक ही जगह पर आपकी सारी तैयारी पक्के वाली जो है वो कहाँ हो जाएगी, मास्टर कोर्स में। यहाँ पर आपको मिलेंगी डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस, 15-20 मिनट्स की शॉर्ट क्लासेस रहेंगी, जहाँ पर आपके JIB के हर एक कंपोनेंट को कवर करवाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको मिल जाएंगी लाइव क्लासेस, जो कि आपको लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 का एक्सेस मिल जाएगा। IIBF के बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सो यू कैन यूज दिस मास्टर कोर्स टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन वेरी डीपली। अगर आप चारों ही सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कंप्लीट मास्टर कोर्स खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको 1 या 2 पेपर देने हैं तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, फॉर IIFS, फॉर PPB, फॉर AFM एंड फॉर RPWM। और जब भी आप मास्टर कोर्स में एनरोल करें उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ट्रायल कोर्स लेना है तो 2 डे का डेमो मास्टर कोर्स अवेलेबल है। बाय जस्ट पेइंग ₹1 आप ये 2 डे के लिए आपको यहाँ मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की टीचिंग मास्टर कोर्स में की जा रही है। देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अर लाइव क्रैश कोर्स, जहाँ पर आपको टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए अपने सिलेबस को कवर अप करने का ऑप्शन मिलेगा। तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 इस टाइम पर रनिंग है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में आपकी क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लास में जो जाएगी तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिलेगा। तो लाइव क्लास रहेगी, यहाँ पर कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे IIBF की बुक वाले, देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, जहाँ पर आपको फुल लेंथ और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे फॉर योर एग्जाम प्रैक्टिस। आप जब भी इन कोर्सेज में खुद को एनरोल करेंगे तो प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। कमिंग बैक टू द सेशन, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू, एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 और ईमेल अस ऑन hello@edutab.co.in। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।